Now we discuss about the change of state, few topics in this video. Change of state, melting point of ice with pressure, pressure temperature phase diagram, latent heat, and then another important topic, that is principle of calorimetry. Clear? So first of all we discuss about the change of state. As you know that matter exists in three states: solid, liquid and gases. Here we discuss about the conversion, how the solid state convert into the gases, how the solid state convert into the liquid, how the liquid converting into gases. Clear? Now, when substance changes its state, there is some exchange of heat between substances and surroundings. To understand this topic, change of state, take a beaker and fill with water. Put some ice cubes inside it. Okay? Then supply constant heat from external source. So many changes you will see inside the beaker. Or also take one temperature scale, means thermometer. तो क्या क्या चेंज होंगे वो डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ की हेल्प से. Here we plot a graph between temperature and heat. Temperature and heat. In the solid phase, that means ice. Okay? And you continue to supply the heat, but there is no temperature. There is no change in temperature till the whole ice cubes convert into the water. Even also after some time during this process, that means solid converting to the liquid, again temperature constant for a moment. When whole ice convert into the वाटर, उस दौरान भी कुछ मोमेंट के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ये जो फेज आपको दिख रही है, ये इक्विलिब्रियम फेज कहलाती है. इक्विलिब्रियम फेज का मतलब ये, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है जब सॉलिड और आइस दोनों एक ही टेम्परेचर पर हैं. सॉलिड एंड आइस बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, और आप हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रही है. आइस क्यूब लगातार मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी कुल मिला के ये मान के चलें कि मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है. तो इसलिए इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और यहां पर फेज चेंज हो रहा है. ठीक, सॉलिड था, अब वो लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया. और ये क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट. जब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कांटेक्ट में और दोनों के टेम्परेचर सेम है और लगातार आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो ये मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. इसको फ्यूजन भी बोला करते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन.
और अब ऐसा होगा कि सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है और आप लगातार हीट सप्लाई कर रहे हो। till the temperature of the water become 100 degrees Celsius. It's 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर लिक्विड फेज हो चुका है, इज द लिक्विड फेज। और आप लगातार हीट सप्लाई कर रहे हो, इसके बावजूद भी थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा होगा। ये एक और इक्विलिब्रियम हो गया। जब 100 डिग्री सेल्सियस है के होने के बावजूद भी वेपर्स में कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के चेंज होने से चेंज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए हिल स्टेशंस पर कुकिंग इतनी आसान नहीं हुआ करती, खाना इतनी जल्दी से पकता नहीं है, क्योंकि हिल स्टेशन में जाके प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। ठीक। और अब कंटिन्यूसली आप सप्लाई कर रहे हो हीट को, तो फेज चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है और यहां पर दोनों सेम टेम्परेचर होंगे। कन्वर्जन हो रहा है, इसके बावजूद भी टेम्परेचर सेम, इसलिए इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है। और ये फेज चेंज हो रहा है और क्या इसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। ये फ्यूजन था और ये कहलाएगा वेपोराइजेशन। और फिर ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम फेज आ चुका है। तो इस तरह लगातार फेज चेंज होता रहता है। तो लिक्विड से पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड में आया, लिक्विड से फिर स्टीम में चला गया। इस तरह लगातार फेज चेंज होता रहता है। क्लियर? ये था चेंज ऑफ स्टेट्स। अब लेके चल रहे हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विद प्रेशर। ठीक। एक डायग्राम से आप समझ पाएंगे इसको भी। टू वुडन ब्लॉक ले लो, और इनके ऊपर आपने आइस रख दी, आइस की स्लैब रख दी। टेक अ फाइन वायर and free ends connected with the load. इस पे लोड लगा दिया तो ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू प्रेशर। और उसके बावजूद ये स्केलेटन नहीं होगी ये। और यहां जो आइस मेल्ट हो रही है बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे हो रही है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वायर नीचे जा रहा है मेल्ट होते हुए, ऊपर क्या है जो लिक्विड बना था
वो नॉर्मल प्रेशर पे आके दोबारा से फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आप आइस अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आइस अलग हो गए, दो टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा। जैसे से वायर नीचे आ रहा है, मेल्ट होती जा रही है आइस, ऊपर से वो दोबारा से रिफ्रीज हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने नॉर्मल प्रेशर पे आ गए और दोबारा से रिकम्बाइंड हो गए। रिफ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। और जबकि आइस क्यों मेल्ट हो रही है? क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हो, और मेल्ट भी जो हो रही है बिलो मेल्टिंग पॉइंट हो रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर आए, जैसे ये मेल्ट होती जा रही है, ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो यूँ बढ़ता चला जा रहा है नीचे, लेकिन ऊपर तो नॉर्मल प्रेशर आ गया। तो नॉर्मल प्रेशर आते ही वो रिफ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, और दिस प्रोसेस नॉन एज रेलीगेशन। दैट इज नॉन एज रेलीगेशन, इसको रेलीगेशन बोला करते हैं। ठीक, तो ये था मेल्टिंग ऑफ आइस विद प्रेशर। और ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पर, आप देखोगे दोबारा रिफ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे आ गई। तो मेल्ट क्यों हो रही थी? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया। नॉर्मल प्रेशर आते ही दोबारा फ्रीज हो गई, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया वहां का, इसलिए ऐसा हो रहा है। नाउ, और अब लेके चले प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। पीटी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। That is also known as triple point of water. ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, the temperature at which water exists in all three states, solid, liquid and gases, that is known as triple point of water। और वही हम पीटी ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। A liquid phase means water, solid phase means ice, ये gaseous state है, that is means steam। At this point is known as triple point of water, where water exists in all three states, liquid, solid and gases। ये जो कर्व आप देख रहे हो ए बी, that is known as a vaporization curve, vaporization। और इस लाइन को स्टीम लाइन भी बोला करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टीम लाइन। Water is converted into the steam, that's why it is known as steam line। C to D, that is known as ice line, fusion curve।
टेम्परेचर कम कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा आइस बन रही है। टेम्परेचर कम, प्रेशर कम, आइस बन गया। नहीं, नॉर्मल प्रेशर पे आते ही तुरंत आपको पता है कि रिफ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो ये दिखा रहा है। नाउ E2F। अब यहां पे अगर आप देखें तो सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट टू द स्टीम, और उसे कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, और ये कर्व कराएगा सब्लिमेशन कर्व। और हॉर-फ्रॉस्ट लाइन, हॉर-फ्रॉस्ट लाइन। नाउ जो टेम्परेचर मिला यहां पर इस पॉइंट पर ओ पर, वो था 273.16 केल्विन। ठीक, ये टेम्परेचर मिला, और प्रेशर 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये स्टीम लाइन हो गई, ठीक, ये फ्यूजन कर्व बन गया क्योंकि आइस आ गई। ये वेपोराइजेशन हो गया, जो ये शो कर रहा है कि सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस, कर्व नोन एज सब्लिमेशन कर्व, लाइन नोन एज हॉर-फ्रॉस्ट लाइन। तो इस तरह ये ग्राफ प्लॉट होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ। इज इट क्लियर? ना, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग लेटेंट हीट। latent heat, the required amount of heat to change the state without change in temperature, known as latent heat. Latent heat, that is okay, that is known as latent heat. The required amount of heat to change the state without change in temperature. और दो तरीके की हुआ करती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चेंज ऑफ स्टेट में, कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, मानो आइस क्यूब पड़े हुए थे बीकर में, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इसके बावजूद भी थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा था, तो हो क्या रहा था, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी। जो आप हीट दे रहे थे वो सारी हीट कहां जा रही थी, स्टेट चेंज होने में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में। ऐसे ही जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, आप लगातार हीट दे रहे हो, उसके बावजूद भी थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस ही रीड कर रहा है, तो सप्लाई हीट कहां गई, लिक्विड गैसेस में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो दो तरह की होंगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन vaporization. So Q is directly proportional to M, or Q equals to mL.
where L is known as latent heat. और आइस के लिए फिक्स होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आइस के लिए फिक्स है। ठीक, सो इट्स अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज वेपराइजेशन। फ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to change the state from solid to liquid without change in temperature known as latent heat of fusion. And vaporization, the required amount of heat to change the state from liquid to gases without change in temperature known as latent heat of vaporization. ठीक, नाउ और अब लेके चल रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। According to principle of calorimetry, heat loss equals to heat gain. Heat loss equals to heat gain. Heat loss कौन करेगा? Hot body. Gain कौन करेगा? Cold body. जैसे hot body के लिए सपोज m1 मास हो गया, T1 टेम्परेचर हो गया एंड S1 इज द स्पेसिफिक हीट। कोल्ड बॉडी के लिए M2, T2, S2। और जब मिक्स करेंगे हॉट एंड कोल्ड तो एक रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा, मिक्स टेम्परेचर कहलाएगा। इन द मिक्स टेम्परेचर। अब जरा इनमें लगा दो जरा हीट लॉस और हीट गेन में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? M1 S1 T1 माइनस T इक्वल्स टू M2 S2 T माइनस T2। ये फॉर्मूला बन गया। M1 S1 T1 माइनस T, ये हीट लॉस हुई है, कितना गेन की? M2 S2 T माइनस T। तो आपको पता है कि मिक्स टेम्परेचर कोल्ड बॉडी से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि हॉट एंड कोल्ड मिक्स किए गए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हेल्प करता है एक तो मिक्स टेम्परेचर निकालने में अगर स्पेसिफिक हीट्स गिवन है, और दूसरी एप्लीकेशन ये बनती है इसकी, अगर मिक्स टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर और हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिवन है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन बॉडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन बॉडी, तो दो एप्लीकेशन हो गई। अगर स्पेसिफिक हीट्स गिवन होंगी तो मिक्स टेम्परेचर निकाल लेंगे, मिक्स टेम्परेचर गिवन है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कुछ एक अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस
into steam at 100 degrees Celsius at normal pressure. A specific heat of ice 2100 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of fusion of ice is 3.26 10 to the power 5 joule per kilogram. A specific heat capacity of water 4200 joule per kilogram per degree Celsius, and latent heat of vaporization of water 2.25 10 to the power 5 10 to the power 6 जूल पर किलोग्राम. क्वेश्चन ये है, what amount of heat is required to convert 1 kilogram of ice at minus 10 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius. जो आइस है 1 kg माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है और उसको स्टीम में लेके जाना है 100 डिग्री सेल्सियस में, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए और क्या क्या गिवन है वो देखो आप. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है. केल्विन कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन सेम होते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है, फ्यूजन ऑफ आइस, और एक ही बात है, चलो इट इज 2100 नहीं 3.26 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी गिवन है 2.25 10 to the power 6 जूल पर किलोग्राम, और मास दिया हुआ आइस का 1 kg और उसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस. ये क्वेश्चन है. अब कितने स्टेप्स कन्वर्ट होंगे जानो आप. फर्स्ट, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस आइस में रहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस को लाने में एक हीट चाहिए. फिर सेकेंड स्टेप आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, ये सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा. चौथा स्टेप होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगा. सो देयर आर 4 स्टेप्स टेक्स प्लेस. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, 4 steps. देखो क्या क्या आएंगे. Q1 M आइस डेल्टा T. सेकेंड स्टेप हो जाएगा लेटेंट हीट वाला, फ्यूजन वाला. थर्ड स्टेप, अब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा और उसी टेम्परेचर पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वेपोराइजेशन.
इतने स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। m 1 kg है, 2100, 0 माइनस -10, फ्यूजन की लेटेंट हीट गिवन है 3.26 10⁵ प्लस 1 × 4200 इंटू 100, 0 to 100 जा रहा है, 1 × 2.25 10⁶। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 3.027 इंटू 10⁶। हमें इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके 1 kg ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस। एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर है। क्वेश्चन ये है, a piece of iron of mass 100 gram is kept inside a furnace for a long time and then put in a calorimeter of water equivalent 10 gram contains 240 gram of water at 20 degrees Celsius. The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degrees Celsius. Find the temperature of the furnace. A specific heat capacity of iron is given, that is 470 joule per kilogram per degree Celsius. दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रहे हैं हम लोग। अ पीस ऑफ आयरन मास 100 ग्राम is kept inside a furnace for a long time and then put in a calorimeter of water equivalent 10 gram contains 240 gram of water. At 20 degrees Celsius. The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degrees Celsius. Find the temperature of the furnace. A specific heat capacity of iron is 470 joule per kilogram per degree Celsius. ये दिया हुआ है और मैं फर्नेस का टेम्परेचर निकालना है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर निकालना है, और आपको पता है हीट लॉस कॉज टू हीट गेन। हीट लॉस हॉट बॉडी करेगी M1 S1 T1 माइनस T इक्वल्स टू M2 S2, बल्कि M2 के साथ W भी आएगा, S2 T माइनस T2। 100 ग्राम दिया हुआ, कोई बात नहीं, इधर भी ग्राम है इधर भी ग्राम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। S1 स्पेसिफिक हीट
470 माइनस 60 इक्वल्स टू 240 प्लस 10 ये हो जाएगा 250. S2 वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 ठीक. T 60 माइनस 20 और अब इसको हमें सॉल्व करना है. उसको सॉल्व करेंगे तो T1 मिलेगा 953.6 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके.